हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो टिश्यू कल्चर सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा साइटो डिफरेंशिएशन और वेस्कुलर डिफरेंशिएशन के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर आप लोगों को पता ही है। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, प्लांट के कुछ टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन को ग्रो करते हैं स्टेराइल कंडीशन में ऑन न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं उनको, और एक न्यू प्लांटलेट्स जनरेट करते हैं। क्लोनली प्रोपेगेट करते हैं हम प्लांट्स को इसी तरह से मोस्टली। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल ट्रू टू टाइप प्लांट्स जनरेट करते हैं हम, मदर प्लांट्स, या फिर डिजीज़ फ्री प्लांट्स को जनरेट करते हैं। कंजर्व किया जाता है इसके थ्रू एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, क्योंकि आर्टिफिशियल कंडीशंस दी जाती है। फिर एनहांस प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूबल सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस किया जाता है इसके थ्रू। कुछ एल्केलॉइड्स जो कि मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल जैसे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ होता है। अब देखते हैं कुछ टाइप्स इसके। पहला टाइप है कैलस कल्चर। कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेटिव मास ऑफ सेल्स, जो कि डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास होता है। एक स्पेशलाइज्ड सेल अगर है, उसको हम डी डिफरेंशिएट करके एक लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, और इसी का एक सेल मास जो जनरेट होता है उसे हम कहते हैं कैलस कल्चर। और ये प्रोड्यूस किया जाता है जब हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की एक बैलेंस्ड मीडिया हम प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस्ड कंसंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऑक्सिन रिच मीडिया होता है जो, उसमें हम कैलस को प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी मोस्टली प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है कि यही एक फाउंडेशन कल्चर है। फाउंडेशन कल्चर है किसके लिए, सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए, और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। सभी से जो सेल्स मोस्टली प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसी कल्चर से आते हैं। तो नेक्स्ट है सेल सस्पेंशन कल्चर। अभी हमने बात की सेल सस्पेंशन कल्चर में हम क्या करते हैं, कैलस से ही हम, ये देखिए प्रोड्यूस कैलस है, कैलस से ही हम सेल्स लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं किसमें, लिक्विड मीडिया में। लिक्विड मीडियम में या तो हम सिंगल सेल को ग्रो करते हैं, या फिर बंच ऑफ सेल्स, कुछ स्मॉल सेल एग्रीगेट्स को ग्रो करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि उन सेल्स को एक होमोजेनाइज मीडिया मिले, हर सेल को प्रॉपर मीडिया मिलता रहे, इसलिए उसको हम लिक्विड मीडिया में उनको ग्रो करते हैं। इसका जो मोस्टली लार्ज स्केल पे यूज़ होता है वो होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए, और इसी से ही फिर हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए भी सेल्स यूज़ करते हैं इनका। तो ये है सेल सस्पेंशन कल्चर। नेक्स्ट है ऑर्गन कल्चर या ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन कल्चर का मतलब है ऑर्गन्स को डेवलप करना। कोई भी हमारे पास टिश्यू है, उससे फिर हम या तो हम शूट्स डेवलप करते हैं या फिर हम रूट्स डेवलप करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑर्गन कल्चर या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। ये दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो हमारे पास जैसे कि कोई प्री एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम है, या कि कोई बड है, या कोई स्टेम है छोटी, उसी को हम मीडिया में ग्रो करते हैं, और मीडिया में हम शूट इंडक्शन करवाते हैं, मतलब साइटोकाइनिन की रेशो ज़्यादा रखेंगे इसमें, और फिर रूट इंडक्शन करवाएंगे, इसमें ऑक्सिन की रेशो ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह से हम पूरा प्लांटलेट एक जनरेट कर देते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम, जैसे कोई लीफ टिश्यू लिया है, उसको पहले हम कैलस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका डी डिफरेंशिएशन करवाएंगे। स्पेशलाइज से लेस स्पेशलाइज्ड सेल में पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम शूट इंडक्शन और रूट इंडक्शन, उससे मतलब ऑर्गन को हम जनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, हम सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं। सोमैटिक सेल से उसको इस तरह से हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से हार्मोन्स की का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो की सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है, फिर एक प्लांटलेट बनाता है। मतलब जैसे स्टेजेस है, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पीडो, और फिर अल्टीमेटली कॉटिलिडनरी स्टेज से एक प्लांटलेट बनता है। ये भी दो टाइप का होता है।
एक डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें कि हम लीफ प्लांट के जैसे सोमेटिक सेल लिया, उसे डायरेक्ट ही एम्ब्रियो जनरेट कर दिया और फिर उसके सीडलिंग ले लिए हमने। दूसरा है इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें इमेच्योर एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके उसको ग्रो करके उसको पहले एम्ब्रियोनिक कैलस में जनरेट करते हैं, फिर उस एम्ब्रियोनिक कैलस से जो सोमेटिक एम्ब्रियोज, बहुत सारे सोमेटिक एम्ब्रियोज बनेंगे, फिर उनसे ग्रो करवाया जाता है फर्दर प्लांटलेट्स ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू। ये हो गया इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें 3 स्टेजेस है, एम्ब्रियो इंडक्शन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन एंड कन्वर्जन। एम्ब्रियो इंडक्शन में क्या है, हम इंड्यूस करते हैं एम्ब्रियो के लिए सोमेटिक सेल्स को, मतलब हम उनकी कॉम्पिटेंसी चेंज करते हैं, उनमें एम्ब्रियोनिक कॉम्पिटेंसी लेके आते हैं, उसको हम डी डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल को कुछ स्पेसिफिक हार्मोन देके। उसको फिर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए फर्दर लेके जाते हैं और वो अब सारी स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि पहले ग्लोबुलर स्टेज, फिर हर्ड, टॉर्पीडो एंड कॉटिलिडनरी स्टेज। उसके बाद वो फिर मैच्योर होके प्लांटलेट्स में डेवलप होता है। तो ये हो गया सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होता है, हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर से, या फिर कैलस से हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जो सेल है वो नेकेड है, मतलब इसके जो बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सेल वॉल वाला सेल है, इससे हम सिर्फ सेल को ले लेंगे जिसमें कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, रिजिड सेल वॉल नहीं है। तो इसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसको हम पहले आइसोलेट करते हैं, फिर इसका कल्चर करते हैं, और इसके कल्चर से हम क्या क्या कर सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सोमेटिक सेल्स को हाइब्रिडाइज किया जा सकता है। जैसे कोई सेल्स हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, जिनको हम सेक्सुअली प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं, मान लो सेक्सुअली उनमें क्रॉस नहीं किया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं और 2 सोमेटिक सेल्स को क्रॉस करके एक सोमेटिक हाइब्रिड बना सकते हैं और फिर उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू एक न्यू प्लांट में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, पहले हमने कुछ सेल्स लिए, फिर उन सेल्स को कि वॉल, ये देखिए वॉल है, वॉल को फिर हमने डिग्रेड किया, किससे, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज कुछ एंजाइम्स है उनसे लिया, जिसने कि सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया। फिर इन सेल्स को हमने ग्रो करवाया, ये मल्टीपल आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं। फिर हम इनको या तो हम फ्यूज़ करवा देंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ के अगर प्रोटोप्लास्ट हैं उनको फ्यूज़ करवा देंगे, ये फिर बन गया फ्यूज प्रोटोप्लास्ट, मतलब ये सोमेटिक हाइब्रिडाइज एक हमारे पास प्रोटोप्लास्ट है, ये सोमेटिक हाइब्रिड है। फिर इसको हम फर्दर ग्रो करवाते हैं और फाइनली प्लांटलेट में डेवलप करते हैं। अब ये सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट है। इसमें एक और एप्लीकेशन है कि जैसे हमें अगर मैटरनल जीन्स को स्टडी करना है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि किस जो प्लांट स्पीशीज़ है उसका साइटोप्लाज्म हमें रखना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साइटोप्लाज्म में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और दोनों के पास उनका अपना जीनोम है, तो उनका जीनोम भी एक्सप्रेस करता है। तो अगर उससे रिलेटेड स्टडी हमें करनी है तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है एंथर या फिर माइक्रोस्पोर कल्चर। एंथर और माइक्रोस्पोर कल्चर में क्या होता है, या तो हम एंथर का कल्चर करते हैं जो मेल पार्ट है उसका, पूरे मेल पार्ट का, या फिर माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन का कल्चर करते हैं। 2 तरीके से, ये देखिए फ्लावर बड है, या तो उससे हम एंथर ले लेंगे या फिर हम उससे पोलन ग्रेन ले लेंगे और फिर उसको कल्चर करवाएंगे। आपको पता है कि एंथर और पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें एक ही सेट क्रोमोसोम का होता है, मेल पार्ट है ये। तो इसको हम ग्रो करते हैं, तो जो सेल्स हमारे पास जो फर्दर जो डिफ्रेंशिएटेड ये कैलस बनता है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। कॉल्चिसिन क्या करता है, क्रोमोसोम का जो सेट है उसको डबल कर देता है, उसको डिप्लॉयड बना देता है। तो इससे हम डबल हैप्लॉइड प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, जो कि होमोजाइगस प्लांट्स होते हैं। होमोजाइगस मतलब इसमें जो क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो होमोजाइगस है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें मदर और फादर का क्रोमोसोम नहीं आया है, मेल और फीमेल पेरेंट का नहीं है, एक ही पेरेंट का क्रोमोसोम है, वो
डबल हो गया है। तो डबल हैप्लॉइड प्लांट्स इसे हम जनरेट करते हैं, डीएच लाइन्स। और ये ब्रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डीएच लाइन्स। न्यू जीन्स क्यूटीएल मैपिंग में भी यूज़ किया जाता है डीएच लाइन्स को, क्योंकि ये प्योर लाइन्स होती है और होमोजाइगस लाइन्स होती है। तो जेनेटिक स्टडीज़ में मोस्टली यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़फुल होती है ये डबल हैप्लॉइड्स। और टिश्यू कल्चर की वजह से हम कम से कम 2-3 जनरेशन में ही इसको डेवलप कर पाते हैं, जबकि अगर हम ब्रीडिंग का यूज़ करें तो उसमें 6 to 8 जनरेशन लग जाती है। तो काफ़ी टाइम सेविंग भी है ये, इसलिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर का जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है वायरस एलिमिनेशन के लिए, मतलब वायरस फ्री प्लांट जनरेशन के लिए, डिजीज़ फ्री प्लांट्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि मेरिस्टेम की एक प्रॉपर्टी है, इसके जो सेल्स हैं वो बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं। इसमें वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, मतलब इसकी डिवाइडेशन स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसमें वायरस मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाता है उतने को ये डिवाइड, उससे पहले ही ये सेल्स ही डिवाइड कर जाते हैं। इसीलिए इससे जो प्लांट्स जनरेट होते हैं वो वायरस फ्री प्लांट होते हैं। और इसी का यूज़ किया जाता है कमर्शियल लेवल पे माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। जो ट्रू टाइप मदर टाइप प्लांट्स हम बहुत सारे जनरेट करते हैं, क्लोनल प्रोपेगेशन में इसका यूज़ किया जाता है। मेरिस्टेम कल्चर का बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो कल्चर या फिर एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, जैसे कि हमें कोई 2 इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस हमने किया किसी 2 स्पीशीज़ को, लेकिन उसका जो एम्ब्रियो बन रहा है वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली एबॉर्ट हो जा रहा है। तो उस एम्ब्रियो को हम रेस्क्यू कर देते हैं, मतलब उसे हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं, उसे हम एम्ब्रियो रेस्क्यू कहते हैं। फिर टिश्यू कल्चर पे ग्रो करते हैं और एक प्लांट्स में वो डेवलप हो जाता है। तो इसे कहते हैं हाइब्रिड रिकवरी, मतलब रेस्क्यूज एम्ब्रियो फ्रॉम फेल्ड क्रॉसेस, particularly in wide hybridization programs where embryos abort naturally वो abort हो जाएगा, लेकिन हम उसको उससे पहले ही रेस्क्यू कर लेते हैं और उसको टिश्यू कल्चर से ग्रो करते हैं। सेकंड, इसका डोरमेंसी बाईपास है, अगर सीड्स डोरमेंसी है तो उसको भी हम बाईपास कर सकते हैं। फिर इंटरस्पेसिफिक सक्सेस, वही अगर इंटरस्पीशीज़ कोई क्रॉस करवाना है तो उसको भी हम सक्सेसफुली इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेयरी रूट कल्चर। हेयरी रूट कल्चर में क्या करते हैं, हेयरी रूट कल्चर में प्लांट का कोई भी टिश्यू है, लीफ है, स्टेम है, किसी भी है, उसको हम ट्रीट करते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का नाम आपको पता ही होगा, ये जो बैक्टीरिया है इसका यूज़ किया जाता है, हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज़ करते हैं। इसी का जो दूसरी स्पीशीज़ है राइजोजीन्स, उसका यूज़ किया जाता है हेयरी रूट कल्चर के लिए। इससे जब हम ट्रीट करते हैं प्लांट टिश्यू को तो वो बहुत हाईली ब्रांच्ड रूट्स को जनरेट करता है, फास्ट ग्रोइंग रूट्स को। और इस जो कल्चर का यूज़ है वो मोस्टली किया जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में, क्योंकि रूट्स के थ्रू बहुत मेटाबोलाइट्स निकलते हैं प्लांट्स में, तो बहुत सारी जब हाईली ब्रांच रूट्स होंगी तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए हेयरी रूट कल्चर का यूज़ वहाँ किया जाता है। सेकेंड, हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसको भी हम या तो मैनिपुलेट करके एनहांस कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं, और वो भी हम यहीं पे स्टडी कर सकते हैं। मान लो जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनना है, उसका मेटाबॉलिक पाथवे है 1 से 2, 2 से 3, मतलब डिफरेंट यहाँ पे जीन से एंजाइम बन रहे हैं और किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मान लो हमने 1 सेकंड की जगह यहाँ पे कोई बी जीन्स डाल दिए और 3, और फिर हम प्रोडक्ट देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, या फिर ये बी जीन डालने पे वो एनहांस हो जा रहा है प्रोडक्ट, तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इस चीज़ में भी मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है हेयरी रूट कल्चर। अब लास्ट है सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड में क्या करते हैं, जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हमने प्रोड्यूस किए हैं बस उनको एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है कैल्शियम एल्जिनेट या फिर अदर जेल मैट्रिसेस से। मतलब जैसा सीड है, सीड कोट और सीड बना होता है, प्रोटेक्टेड होता है वो सीड कोट से, वैसे ही हम उसको इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड्स है, जेल मैट्रिसेस है, उससे हम उससे एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनको फिर डायरेक्ट सो किया जा सकता है, जैसे कि सीड को सो करते हैं
सीड को सो करते हैं वैसे ही डायरेक्ट इनको भी सो किया जा सकता है, इसलिए इनको बोला जाता है सिंथेटिक सीड्स। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिश्यू कल्चर के टाइप्स, इनका कौन से टाइप्स का क्या पर्पज़ है, क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस है, कैलस कल्चर कहाँ यूज़ होता है, सस्पेंशन कल्चर कहाँ यूज़ होता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या यूज़ है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डायरेक्ट ही क्वेश्चंस मोस्टली इसमें आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे और इनकी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार इसमें क्वेश्चंस इनके हार्मोन्स के बेस पे भी आते हैं कि किसमें कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ को इंड्यूस करवाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है। जैसे कि एंथर कल्चर में कॉलचिसिन ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी क्यों यूज़ करते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, छोटे मोटे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो हमने ब्रीफली इसको कवर कर दिया टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है टिश्यू कल्चर के टाइप्स, या फिर जो मोस्ट पॉपुलर है जैसे कि माइक्रो प्रोपेगेशन है, कैलस कल्चर है, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जिसमें कि हर एक स्टेप ये किस तरह से प्रैक्टिकली होता है और क्या इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है और ये इसके पीछे क्या फिजियोलॉजिकल स्टेजेस से ये गुजरता है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।